नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद अब और ज्यादा गहरा गया। एक तरफ परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप लगाने वाले छात्र हैं, दूसरी तरफ अभ्यर्थी वो जिन्होंने परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की, अब अपनी नौकरी बचाने के लिए वो भी आंदोलनरत हैं। इस बीच झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से नौकरी पा चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। रांची सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। साथ ही देर शाम नौकरी से प्रभावित युवाओं ने रांची में एल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया और युवाओं का सवाल है कि आखिर उनकी गलती क्या है। उन्होंने परीक्षा दी, प्रक्रिया पूरी की, मेरिट में आए और नौकरी हासिल की। अब परीक्षा रद्द होने के बाद उनकी नौकरी पर संकट क्यों आए, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि अगर किसी अभ्यर्थी की गलती है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन बिना गलती साबित किए सभी की नौकरी न छीनी जाए। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को अपने फैसले का आधार बताना होगा। आने वाले दिनों में तय होगा कि नौकरी बचती है या भर्ती प्रक्रिया पर फिर से कोई बड़ा फैसला होता है। ऐसे में कई सारे प्रश्न भी हो जाते हैं। प्रश्न ये है कि उन छात्रों ने जिन्होंने 24-25 दिन आंदोलन किया, आखिरकार उन छात्रों को क्या मिला? और जिन छात्रों की नौकरी चल रही है, 7-8 महीने से जो नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, राज्य की प्रगति में वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, उनकी एक झटके में नौकरी चली गई थी। हालांकि अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि अभ्यर्थी जो याचिकाकर्ता हैं वो तत्काल प्रभाव से अपने काम पर लौटें, यानी उन्हें उनकी नौकरी तत्काल बहाल की जाए। अब सरकार के सामने बड़ा धर्म संकट है कि करें तो करें क्या। कृष्णकांत जी हमारे साथ हैं, हमारे इनपुट हेड। कृष्णकांत जी, ये तो ऐसी स्थिति हो गई, सरकार के सामने बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया, क्या करें? अब मामला कोर्ट में चला गया या सरकार सारे मामले से बच गई और अब चैन की नींद सोएगी कि लो हमने तो आपकी भी मांग मानी। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आंदोलन किया 24-25 दिन, उनको भी लड्डू दे दिया, बोले हमने तो मान ली थी, हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो कोर्ट का मामला है, ये हो जाएगा। मैं आपकी टिप्पणी लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा अभ्यर्थियों के बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री से न्याय की मांग करते हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी पे लटका दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जिससे जांच करवाना है हम जांच के लिए तैयार हैं। आप सीबीआई से जांच करवाइए, चाहे एसआईटी से करवाइए, चाहे सीआईडी से करवाइए। अगर हम किसी तरह से गलत पाए जाते हैं तो हमें फांसी पे लटका दीजिए, हम लटकने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें हमारा नौकरी वापस दिया जाए। किसी के रहम करम पे नौकरी ले लिए है, हम अपने मेहनत के दम पे नौकरी लिए हैं, रात भर पढ़ाई करके नौकरी लिए हैं। किसी को गलत करने का हक नहीं होना चाहिए। यही पूरे झारखंड को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जगपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कोचिंग माफिया के द्वारा, कुछ भड़काऊ लोगों के द्वारा बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम लोग जितने सेलेक्टेड भाई बहन थे 2000, सब में आरोप लगाया गया है कि लोग सब सेटिंग से आया है। अगर हम लोग सेटिंग से आए हैं तो हम लोग का पूर्ण जांच होना चाहिए। और अगर आप लोग न्याय कर लिए हैं, हम लोग सब आरोपी है, इलीगल तरीके से आए हैं, आज फिरायालाल चौक में हमें यही फांसी पर लटका दिया जाए। हम लोग घर जाने के लायक नहीं है। हम लोग न्यायालय पे भी अपील किए हैं। हम लोग को न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपने माँ बाप के मेहनत पे भरोसा है, और हम लोग अपने अपने जगह पर पदस्थापित ही होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सर भी झारखंडी है और हम भी झारखंडी है। प्रतीकात्मक तरीके से फांसी का फंदा गले में डालकर ये छात्र तब मांगों को उठा रहे थे जब तक उम्मीद की लौ नहीं जली थी। उम्मीद की लौ माननीय हाई कोर्ट से जली और इन सभी लोगों को कहा गया कि आप तत्काल प्रभाव से अपने काम पर वापस लौटें। तो ये एक राहत की खबर इनको तो मिली, कृष्णकांत जी, लेकिन मैं फिर से वही समझने की कोशिश करूंगा आपसे, अब सरकार उनके लिए क्या करेगी, क्योंकि वो अल्टीमेटम देके गए हैं। हालांकि 2 माह का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 2 माह तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर से हम जुटेंगे, फिर से हम प्रदर्शन करेंगे।
सुनील जी, जो आज कम से कम एक खुशी का माहौल है, जो बच्चे जिनकी एक नौकरी छूट गई थी, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से, जो वहाँ दो आयोग है, ये जो कर्मचारी चयन आयोग था झारखंड का, और दूसरा था कि जो प्रशासनिक सेवा को लेकर दो बड़े भर्तियां हुई थी जिसको कि रद्द कर दिया गया था। और ये रद्द करना सरकार की एक बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि आप छात्र के दबाव में आप आ गए। और जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, सरकार को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कुछ कमोबेश यही हाल झारखंड के अंदर हुआ। झारखंड में जिस तरीके से छात्र आंदोलनरत थे और आंदोलन की मांग कर रहे थे और निरस्त करने की मांग कर रहे थे, सरकार उनके दबाव में आकर परीक्षा निरस्त कर दिया। लेकिन इससे जो एक अंधकार की स्थिति पैदा हो गई थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी और उनको वो मौके दिए गए थे, उनको लगा कि उनकी जो एक टैलेंट है, उनकी जो योग्यता है और जिस तरीके से वो चयनित किए गए थे, क्योंकि लोकसभा आयोग का एक जब मामला होता है तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी होती है, 3 चरणों में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसी तरह से स्टाफ सिलेक्शन का भी मामला था। तो ऐसे मामले में अगर सरकार ढुलमुल रवैया अपनाई और परीक्षा निरस्त कर दिया तो ये बहुत ही एक गलत कदम माना जाएगा। और आज माननीय हाई कोर्ट ने जिस तरह से इसमें अपना एक निर्णय दिया है, जो पुराना एक आदेश था उसको बहाल रखा है, जो हाई कोर्ट के आदेश पे ही एग्ज़ाम भी लिए गए थे, तो आज उसी स्थिति को सुनील जी वहाँ बरकरार रखा गया है। और परीक्षा जो परीक्षार्थी हैं जो कि एग्ज़ाम देकर सफल हुए, उनमें खुशी का माहौल है। और रांची, खासकर जो राजधानी है वहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक है सुनील जी, वो एक शानदार चौक है, उसको फिरायल लाल चौक भी बोलते हैं। वहाँ पर छात्रों का हुजूम उमड़ आया था और खुशी जाहिर कर रहे थे। तो लबोलुआब यह है कि सरकार अगर छात्रों की मांग है और कोई एक चयन प्रक्रिया हो चुकी है उसको निरस्त करने की बात है, सिर्फ निरस्त इस आधार पर कही जा रही है कि इसमें न्याय नहीं किया गया, इसमें ये गड़बड़ियाँ हुई। देखिए, आरोप लगाना बहुत ही आसान काम होता है, उसके लिए आपको साक्ष्य भी जुटाने होते हैं, एविडेंस देना होता है, आपको बताना होगा कि आखिर सरकार कहाँ पर गलत थी। और एकदम से परीक्षा को ख़त्म कर देना, निरस्त कर देना, तो इसका अर्थ ये है कि अन्य जो एग्ज़ाम भी होंगे राज्य सरकार के द्वारा कराए जाएंगे और बच्चे 20,000 25,000 की मात्रा में आ जाएं, विधानसभा का घेराव करेंगे और कहेंगे ठीक है भाई साहब ये चयन हुआ है, इसको आप आज कह दीजिए कि निरस्त कर दीजिए। तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? मुझे लगता है कि सरकार, कोई भी सरकार हो या झारखंड सरकार हो, बिहार में भी आपने देखा कि कितना बवाल हुआ है, कल वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, उसी तरह से आज यहाँ पर स्थिति है, कल को किसी अन्य राज्य में इस तरह की स्थिति आएगी। तो मुझे लगता है कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें अगर कहीं पारदर्शिता में कमी है, प्रश्न पत्र लीक होने जैसी बात है, या ऐसी बातें आ रही हैं, सामने आ रही है कि परीक्षा सेटिंग कर ली गई या किसी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया, ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया, नकल किया गया, तो ऐसे मामले में ज़रूर समीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त हो जाए। लेकिन ये इतने समय के बाद नहीं हो, क्योंकि जो बच्चे चयनित हो गए, नौकरी कर रहे हैं, कई बच्चों की ज़िंदगी उजड़ सी गई जब ये समाचार उनके पास गया कि परीक्षा निरस्त हो गई है। कई बच्चों ने की ज़िंदगी अंधकार सी हो गई, कई की शादी के लिए पैसे जो जमा हो रहे थे उसमें एक बाधा आ गई, कई आगे बहुत आगे सपने देख लेते हैं नौकरी करने के बाद, उसमें एक कमी आ गई। तो मुझे लगता है कि लबोलुआब ये कि आज एक खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए उन बच्चों के लिए जो कि चयनित हुए थे, अपनी प्रतिभा के आधार पर आए थे। और ऐसा नहीं कि कोई एक आध बच्चा गलत हो सकता है, एक आध कोई नकल कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे जो वाकई में मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ाई के आधार पर ही चयनित होते हैं। इतना आसान नहीं है किसी भी स्टेट कमीशन में एग्ज़ाम देना, जैसे यूपीएससी है उसी तरह से स्टेट का हो, झारखंड का हो, बिहार का या उत्तर प्रदेश का हो, काफ़ी मेहनत करते हैं, कई चरणों में एग्ज़ाम होते हैं और काफ़ी पढ़ना होता है, तब जाके चयन होता है। और उनको एकदम से कुछ बच्चों के दबाव में या 1000-2000 बच्चे मांग कर रहे हैं कि निरस्त कर दें, अब परीक्षा निरस्त करते हैं, तो ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होनी चाहिए, मान्य नहीं होनी चाहिए। और सरकार को इस तरह के मसले में नहीं झुकना चाहिए। सरकार को जरूर बताना चाहिए कि ठीक है आपका आरोप है, हम इसकी जांच कराएंगे, एक कमेटी सेटअप की जानी चाहिए, जांच समिति बने, एक समय सीमा दी जाए, जैसे कोई आयोग का गठन होता है। तो सरकार को भी चाहिए कि आयोग का गठन करे, उसमें एक सभी तरह के लोगों को शामिल किया जाए, वो कानूनविद हों, शिक्षाविद भी हों, सबको लाए और उनकी अगर रिपोर्ट आती कि वाकई में परीक्षा में कुछ गड़बड़ियाँ हुई तो होनी चाहिए। लेकिन इसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि कोई परीक्षा परिणाम आने के 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर अगर इस तरह के आपत्तियाँ दर्ज कराई जाती है तो इस पर काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि 4 साल बाद, 8 साल के बाद आपने आधा जीवन बिता लिया, 25 साल की नौकरी है, 15 साल के बाद आपको कहा गया कि आपका चयन जो है गलत था, अब आप बेरोजगार हो गए हैं। तो हास्यास्पद स्थिति है सुनील जी।
इस विषय को लेकर जो आज माननीय सर्वोच्च हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसका अंदेशा, इसका अंदाज़ा हमारे जो रेजिडेंट एडिटर हैं ब्रजेश राय, उन्होंने पहले ही लगा लिया था। उन्होंने कहा अब ये मामला, चर्चा के दरमियान कहा कृष्णकांत जी कि सुनील जी ये मामला अब जाएगा अदालत, और अदालत में इस मामले पर जो सरकार ने आदेश दिया है इस पर रोक लगेगी और कुछ इस तरह की स्थिति होगी। बाबूलाल मरांडी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, विपक्ष के नेता, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का अंदेशा जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पिसेगा वो छात्र जो 24 से 25 दिन धरने पर बैठा, जिसने लाठी खाई, जिसने आंसू गैस के गोले खाए, कोई उस दर्द को, दंश को झेला, और धूप बारिश में वो बैठा रहा बालक, बच्चे वहाँ बैठे रहे, उनका नुकसान है और कुछ नहीं होगा। सरकार ने अपने काम की इतिश्री कर दी है, इतिश्री, और उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। कुछ ऐसी स्थिति बन गई अब, क्योंकि इनकी तो चलो नौकरी जो थी अब वो काम पे लौट जाएंगे कृष्णकांत जी, लेकिन उनका क्या जिन्होंने 25 दिन तक भूखे प्यासे आंदोलन किया। मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया। मैं छात्रों का प्रदर्शन को गलत नहीं मानता, अगर उनकी मांगें थी तो कर रहे थे, और इस बात को लेकर सरकार को जितनी गंभीरता होनी चाहिए, लगातार आपने देखा रांची के अंदर में कि हेमंत सोरेन जिस तरह का वक्तव्य दे रहे थे और एक गाइडेड मिसाल की तरह से रांची में वो काम कर रहे थे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, किसी और ने क्या किया, किस तरह का आदेश आए, उसके हिसाब से काम कर रहे थे। देखिए ग्राउंड लेवल पर आपको समझना होगा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर, उनको लग रहा था उनके साथ न्याय नहीं हुआ और अपनी न्याय की बात कर रहे थे। तो जिस तरह से सरकार को एक न्याय संगत बात होनी चाहिए, उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और तो ऐसा वहाँ नहीं हुआ। सरकार एक अंदेशा में थी, दबाव में थी, और आपने देखा हो कि जब हेमंत सोरेन सरकार पर काफ़ी आरोप लगे थे, वहाँ पर चंपई सोरेन की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस समय में ये बातें आई थी कि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, और बहुत सारा कि जमीन घोटाले की बात आई थी वहाँ पर जबकि सरकार गिर गई थी। तो कमोबेश यही हालात रांची के अंदर, झारखंड के अंदर थे, और उसके बाद देखिए कितना धरना प्रदर्शन हुआ, और बहुत बाद में जाकर उनको फिर न्यायालय के द्वारा चलिए दिया गया कि आप बाहर जा सकते हैं, तो फिर अब सरकार चला रहे हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार की जो मैच्योरिटी लेवल है, जिस तरह से उनके शिबू सोरेन पे पिताजी थे, काम किया करते थे, वो मैच्योरिटी लेवल हेमंत सोरेन में अब तक नहीं दिखी है। जो प्रशासनिक कार्य शैली होती है उसमें वो बात में नहीं दिखने को लगी है। अगर छात्रों की बात करें तो निश्चित रूप से वो ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। जो छात्र 25,000 के आसपास वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे, तो उनके लिए अंधेरा है। हालांकि उन्होंने 2 माह का समय दिया, लेकिन ये उम्मीद थी जो चयनित छात्र थे उनको अगर सरकार का दरवाजा बंद दिखा तो सुनील जी फिर न्यायालय ही एक रास्ता बनता है। हाँ, उन्होंने न्यायालय का रास्ता चुना, ये अच्छा काम किया। वो रोड पे नहीं आए, वो धरना प्रदर्शन में नहीं आए, तो न्यायालय, माननीय न्यायालय ने जो कानून है पहले दिन से, जिस दिन से सरकार ने ये आदेश सुनाया और उसी दरमियान से उनके लिए दफ्तरों पर पहरा लग गया, उनको रोक दिया गया, उनको अंदर दफ्तर में प्रवेश तक नहीं होने दिया। वो तभी से कृष्णकांत जी सड़क पर थे। अभी हमने दिखाया आपको, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। ये प्रतीकात्मक तौर पर फांसी का फंदा गले में डालकर ये वो बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे थे। बिल्कुल, उनकी कोई गलती नहीं थी। उनका जिस तरह से वो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे कि उनकी क्या गलती है। ये तो सरकार को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था, सरकार को देखनी चाहिए कि आखिर उनसे कहाँ चूक हुई, क्या बात रही। देखिए, आपको व्यवस्था में सुधार तो करना होगा सुनील जी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी परसों कहा है कि आप ठीक है, आपने एजेंसी एनटीए बना ली, ये बना ली, लेकिन आपको जवाबदेह बनना होगा। आप देश के युवाओं के लिए भविष्य तलाश कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, उसको नौकरी दे रहे हैं। एक तो नौकरी बहुत कम होती है, अब बहुत समय के बाद इस तरह का विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट आता है कि आप भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, और उसके बाद अगर चयन होता है और चयन के कुछ साल बाद आप कहते हैं कि आपकी नौकरी चली गई, उन बच्चों को उसमें मैं दोषी नहीं मानता। वो तो अपने सही रास्ते पर, उनकी जो जिंदगी थी बिल्कुल एक बर्बाद सी हो गई थी, उनको एक फांसी, वो प्रतीकात्मक अगर वो कह रहे थे तो सही कह रहे थे कि उनका भविष्य ही बर्बाद हो गया था, तो उनके लिए वाकई में खुशी का दिन है। लेकिन जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें लगातार वहाँ पर रांची के अंदर जो एक माहौल दिखा कि जिस तरह से वो लोग हल्ला बोल कर रहे थे, लग रहा था उनके साथ छल किया गया है, उनकी बातें नहीं सुनी गई है। तो सरकार को इनकी बातें भी सुननी चाहिए। अगर उन्होंने 2 माह का वक्त दिया है तो उनको भी बुलाना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। और ऐसा तो नहीं कि हर बातों, जैसे सरकार ने कहा कि सारी परीक्षा रद्द कर दी उन्होंने दबाव में, कुछ परीक्षाएं रद्द की गई थी, लेकिन बाद में जब बहुत दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट कमीशन, मैंने पहली बार ऐसा देखा सुनील जी कि स्टेट कमीशन का जो एग्जाम है, प्रशासनिक सेवा है, उसकी परीक्षा को एक झटके में खत्म कर दिया गया।
और उन तमाम बच्चों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे और सफलता पाई थी और जॉब भी कर रहे थे। तो उनके लिए अंधकार था, उनके लिए आज रोशनी की बात है, खुशी की लहर है, खुशी की बात है। लेकिन सरकार की जो प्रक्रिया है सुनील जी, सरकार जिस तरीके से काम करे उस पर सवाल जरूर उठते हैं कि क्या सरकार ऐसे चलेगी, क्या सरकार ऐसे संवेदनशील मामलों पर इस तरह से निर्णय लेगी। ये हम सबको विचार करना होगा कि सरकार को जवाबदेह होना होगा, सरकार को हर प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी, सरकार को बताना होगा कि हमारी प्रक्रिया ये है। अगर ऐसा नहीं करते तो सरकार पर जिस तरह से अभी भी दबाव है हेमंत सोरेन सरकार पर, पिछली बार जब वो उन पर आरोप लगा तो उनको हटा दिया गया था, आपने देखा था कितना हल्ला बोल रांची के अंदर में हुआ था। तो मुझे लगता है कि सरकार इसी तरह से अगर काम करती रही तो सरकार के सामने मुश्किलें जो अभी हैं उससे ज़्यादा मुश्किलें आने वाले दिनों में होगी। और ये सरकार को झटका नहीं है कृष्णकांत जी, ये झटका सरकार को नहीं है, ये झटका है उन आंदोलनरत छात्रों के लिए जिन्होंने 24-25 दिन भूखे प्यासे बिताए। सरकार ने तो, हम फिर कहेंगे, सरकार ने तो अपने काम की इतिश्री कर दी, उनको भी राजी कर लिया और इधर कोर्ट से ये भी राजी हो गए। अब क्या समस्या है? सरकार तो इस बात को कहेगी मूंछों में ताव देके, सोरेन कहेंगे इस बात को कि हमारी तो कोई गलती है नहीं भाई साहब, हमने तो देखो बच्चों की मांग मानी थी है। और ये भी कहेंगे कि हमने कोर्ट से जाके अपनी नौकरी, अपना सारी चीज़ें हासिल कर ही ली। तो झटका उन छात्रों के लिए है। देखना ये होगा आने वाले समय में क्या हेमंत सोरेन को एक बड़े आंदोलन का फिर से एक सामना करना पड़ेगा। जो छात्र करीब 24-25 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे वो फिर से वापस आएंगे, कमबैक करेंगे प्रदर्शन के लिए, और करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा। और कोर्ट में जब ये केस अब चूँकि पहुंच गया है उसमें सरकार क्या दलील देगी, क्योंकि सरकार को वहां अपना मजबूत पक्ष रखना होगा, ये बताना होगा कि आपने किस आधार पर, किस कारण ये परीक्षाओं को रद्द किया था, और रद्द किया था तो जिन लोगों की नौकरी थी आपने उनके लिए क्या व्यवस्था की। ये कई सारे सवालों का सामना सरकार को करना पड़ेगा, सोरेन सरकार को। यहाँ एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे कृष्णकांत जी। अगली बड़ी खबर अब झारखंड के बाद महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एक नया बवाल, यहाँ ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए मराठी भाषा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में व्यावसायिक वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है। सरकार का कहना है कि यात्रियों से बेहतर संवाद और स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। ठीक, राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि गुरुवार से लेकर इस नियम को लेकर जांच अभियान शुरू किया गया है। परिवहन विभाग उन ऑटो और टैक्सी चालकों की जांच करेगा जिन्हें मराठी की बुनियादी जानकारी नहीं है। हालांकि बुनियादी जानकारी कही जा रही है, वहाँ नियम इस तरह का बना रहे हैं अंदर खाने, जो सूत्र बता रहे हैं कि सीधा मराठी में बात करिए। अगर आपने कुछ और भाषा में बात की, हिंदी में की या किसी अन्य राज्य की जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें अगर आप बोले तो फिर आपका वाहन डोले, यानी आप वहाँ से निकल लीजिए। आप वहाँ नौकरी क्या, वहाँ गाड़ी नहीं चला सकते, आप अपना रोजगार नहीं स्थापित कर सकते। ये नियम इस तरह का है। नियम के मुताबिक अगर किसी चालक को मराठी नहीं आती है तो उसे सीधे लाइसेंस से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि गया, नौकरी गई, और खटाखट ऐसे लोगों को बाहर करने की कोशिश होगी। पहले उसे नोटिस दिया जाएगा। हालांकि मराठी सीखने के लिए 3 महीने का समय भी मिलेगा, लेकिन अगर 3 महीने बाद भी चालक नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस और जो बैच है उसे निलंबित कर दिया जाएगा। इस तरीके के नियम हैं। इसके बाद भी अगर चालक मराठी सीखने या फिर नियमों का पालन करने में नाकाम रहता है तो उसका परमिट और लाइसेंस भी रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। सरकार के इस फैसले से अब इस पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या रोजी रोटी से जुड़े पेशे के लिए भाषा की अनिवार्यता सही है? क्या स्थानीय भाषा सीखने के लिए समय देना पर्याप्त है या सरकार को इस नियम पर दोबारा विचार करना चाहिए? अब नज़र इस बात पर भी है कि इस फैसले का महाराष्ट्र के हज़ारों ऑटो और टैक्सी चालकों पर कितना असर पड़ता है। कृष्णकांत जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तकरीबन आप मान के चलिए 50% सब भैया हैं वहाँ, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी राज्यों से गए हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, रोजी रोटी अपना कमाते हैं। महाराष्ट्र का व्यक्ति 50% मान लीजिए वहाँ, जिसे मराठी आती होगी। क्या होगा ऐसे में? अगर वो नहीं सीख पाया मराठी तो फिर हाथ धोना पड़ेगा नौकरी से। और ये जो नियम है, ये नियम कितना जायज़ है? उत्तरी भारत के जो छात्र हैं, हिंदी पट्टी वाले जो छात्र हैं, क्या वो मराठी में रोजगार नहीं ले सकते? वो टैक्सी नहीं चला सकते? ये
मतलब कहाँ से आया ये तर्क और क्या इसकी आवश्यकता है? सुनील जी, ऐसा पहला मौका नहीं है जब हम इस तरह की बात सुन रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का काफ़ी एरिया है। जब भी बात होती तो मुंबई की बात होती। मुंबई जो एक आर्थिक राजधानी है देश की, और खासकर मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर देश के कोने कोने से, हम तो ये कहेंगे कि विश्व के जिस तरह से भारत की वैश्विक स्तर पर जो एक चमत्कार हुआ है और भारत को लोग मान्यता मिलती जा रही है, तो उसमें दुनिया भर से लोग यहाँ पर फिल्मों में काम करने के लिए आते। वो जमाना गया कि पाकिस्तान के लोग भी आते थे। अब हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद पूरी तरह से रिश्ते एक तरह से खत्म कर दिए गए कि अगर आप आतंकवाद जिंदा रखेंगे तो हम ये नहीं करेंगे। तो मुंबई की अगर हम बात कर लेते हैं सुनील जी, तो वहाँ पर 9.25 लाख जो है वहाँ पर ऑटो टैक्सी है, वहाँ पर उनकी संख्या है। और उसमें ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं पूर्वोत्तर भाषा, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज़्यादा संख्या में। मैं मुंबई हर साल जाता हूँ, वहाँ पर जो भी मुझे टैक्सी ड्राइवर मिलते हैं वो ज़्यादातर बिहार या यूपी के होते हैं। तो ये सरासर एक तरह से उन पर एक हमला है। जो खास हिंदी पट्टी वाली लोग हैं जो वहाँ पर रोजगार के लिए जाते हैं, और मुंबई को, महाराष्ट्र को, चूँकि हमारा राष्ट्र है, हम सब एक हैं, ये जो एक एकत्व की बात होती है, जो स्व की बात होती है, वो मुंबई जाकर उनको जो राजनीति है खासकर मुंबई में, और ऐसा तो नहीं कि चुनाव है अभी, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से पहले आप देखिए उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे के समय में इस तरह की बातें नहीं हुई। उनके समय में कम से कम इस तरह का मामला नहीं बन रहा था, और हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी वहाँ पर, अब उन्होंने इस तरह का एक प्रचलन लाया, और उनसे भी ज़्यादा जो MNS से खासकर जो राज ठाकरे वहाँ पर, उनके द्वारा समय समय पर, अभी ऑटो टैक्सी की बात कर ली कि मराठी आनी चाहिए, बाद में कहा कि यहाँ के लोग जो यहाँ आएंगे, जो खासकर वहाँ पर एक त्यौहार होता है सुनील जी, छठ पूजा होता है, उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई कि आप जुहू बीच पे नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं कर सकते, आप मड आइलैंड में नहीं कर सकते। इस तरह के तरह के आरोप लगते रहे, और कमोबेश यही हाल सुनील जी महाराष्ट्र से पहले कर्नाटक में भी हुआ। देखिए, दो एस्पेक्ट हैं इसके। एक बात है कि अगर आप किसी शहर में आप रह रहे हैं तो वहाँ की जानकारी होना और बोलचाल की जो भाषा है खासकर कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है। कि ज़्यादातर जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर मराठी भाषी हैं, उनसे बात करने के लिए जो ये काम चलाओ भाषा की बात है वो मराठी आनी चाहिए, इस बात का मैं समर्थक हूँ। लेकिन ये दबाव बना के चलना कि हम उसकी, जिस तरह से अभी सरकार की गाइडलाइंस में पढ़ रहा था, वहाँ पर नाइक जी ने कहा है, जो खुद एक पहले ऑटो चलाते थे, थाने की सड़कों पर चलाते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा है कि हम इसकी मॉनिटरिंग करवाएंगे, एक RTO रखेंगे और सुनेंगे कि आखिर ये मराठी में बात करते हैं कि नहीं करते हैं, यात्रियों से इस किस तरह की संवाद अदायगी इनकी, यानी मराठी की जानकारी, मराठी का ज्ञान और मराठी में जो कम्युनिकेशन है उसके हर लेवल पर जांच करने की बात की जा रही है। और ये भी बात कही गई उसमें कि अगर ये 3 महीने का समय उन्होंने दिया है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जो लाइसेंस है वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। तो मुझे, अगर पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं, कल जिस तरीके से ये प्लान आया, 20 अगस्त की बात थी कि आज से ये लागू हो गया है। कल ये सरकार ने अपनी जमा पड़ा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा, राम नाईक, ऐसा नाइक जी ने कहा कि ऐसा होगा। तो मुझे लगता है कि ये उत्तर भारत के रह रहे लोगों और यहाँ से जो काम की तलाश में मुंबई जाते हैं, ऐसे लोगों पर एक तरह से प्रतिघात है, हमला है। ये जो वन नेशन की बात हम करते हैं सुनील जी, इसमें इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये भाषा की जानकारी हो, हम मान लो बंगाल जाए, हमें बंगाली आनी चाहिए, कमोबेश बंगाली ठीक है सीखनी चाहिए हमें, अगर हम लंबे समय तक रहते हैं। हम टूरिस्ट बन के आते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम गाइड ले लेते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ रहते हैं, हम दिल्ली में आते हैं, चूँकि यहाँ दिल्ली में हिंदी है तो हिंदी ठीक है हम लोग करते हैं बात, लेकिन अगर कहीं पंजाबी बोलचाल में उसको भी हम लोग सीखते हैं, लेकिन दबाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी आंचलिक भाषाएं हैं उनको सीखने के लिए अगर व्यक्ति पर आप दबाव डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं। ये जो क्षेत्रीय, तो ये भाषा वाला मसला अलग है, बोली का भी सबसे बड़ा रहता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। फ़र्क की बात होती है कि बोली आपकी क्या है और भाषा आपकी क्या है। भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा संस्कृत है, ये सबको समझनी होगी। और दूसरा, हमारी बोली अलग, आप मराठी बोलते हैं ठीक, उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदी पट्टी वाले लोग हिंदी में बात करते हैं। साउथ में अगर मराठी जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग, और साउथ वाले भी अगर यही नियम लागू कर दें कि यहाँ सबको तमिल और तेलुगु आनी होगी, फिर क्या होगा? उनको भी दिक्कत होगी। क्या होगा फिर महाराष्ट्र वालों को? महाराष्ट्र वालों को अगर ये कह दिया जाए कि आपको अगर हिंदी नहीं आती, आप मराठी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकते, फिर क्या होगा? ये तो विभाजनकारी एक तरह से नियम हो गया।
सुनिए, बिल्कुल डिविसिव पॉलिटिक्स है, क्योंकि ऐसा नहीं, हम भी बहुत सारे मराठी लोगों को जानते हैं, यहाँ पर हमारे भी मित्र हैं, हमने काम भी किया है, तो वो बहुत शानदार हिंदी बोलते हैं, शानदार बोलते हैं। आप जितने नेता हैं महाराष्ट्र से आते हैं, आप जाके देखें दिल्ली में अंदर में पार्लियामेंट में देखें, उनसे मिले तो बहुत शानदार हिंदी बोलते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, एवं कि मराठी लोगों को भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राजनेता हैं वहाँ पर, जो अलग अलग पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए एक दिक्कत बन रही है, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। अगर इस तरह का बोली, जैसे आप देखिए पहले की राज ठाकरे इस तरह, तो क्या हासिल कर लिया महाराष्ट्र में, उनको कितनी सीटें आती हैं, अभी भी हाशिए पर ही हैं। तो तमाम तरह उत्तर भारत को भगाओ, ये करो, या इनको नौकरी नहीं देंगे, और अगर नौकरी करेंगे तो मराठी बोलनी पड़ेगी, सॉरी बोलना है, मार पड़े। देखिए, आप अपने घर में बलवान हैं, लेकिन आप बाहर निकल के ऐसी बातें करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से देश को बांटने वाली बातें हो रही है। आप मराठी का ज्ञान हो, बोलचाल की भाषा बोली ठीक है कि आप हमको रहना है वहाँ पर, साल 2 साल से हम रह रहे हैं, तो सीखनी चाहिए, लेकिन दबाव बना के कि आपको मराठी नहीं आएगी, और उसके 5 चरण बनाए हैं कि हर स्तर पर उसकी निगरानी होगी और एक विजिलेंस टीम की तरह से काम करेगी कि मराठी में नहीं बोलेंगे, तो कुल मिलाकर एक तरह से दबाव बनाया। आप दबाव तो बना ही रहे हैं, साथ ही आप इतना बड़ा पाप भी कर रहे हैं, ये अपराध आप कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जो टैक्सी चला के अपना भरपाई करते हैं, वो नहीं वो सीख पाए, तो उनकी तो रोजी रोटी गई, उनके तो पेट पर लात मार रहे हो आप, हैं? बेरोजगारी को आप बढ़ावा दे रहे हो, इसका मतलब। देखिए, खासकर वहाँ की जो राजनीति है, मजदूर यूनियन की आप बात कर लें, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। अभी अठावले जी का मैं बयान देख रहा था, तो इस मामले में मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री है वहाँ पर, बहुत काबिल मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनको जरूर इस बात में ध्यान देना चाहिए, और खासकर एकनाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का निर्णय, जो खासकर ऐसा वर्ग जो कि काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में आता है, महाराष्ट्र में आता है, और ऐसा नहीं कि आपकी जीडीपी के ग्रोथ में उनका रोल नहीं होता है। आपका जो ढांचा है, जो आर्थिक ढांचा है, उसमें जो उत्तर भारत के लोग हैं वो जाकर आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ के बच्चे, आप फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ सुनील जी, तो जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे वो अब राइटिंग की बात कर लें, म्यूजिक की बात कर लें, डायरेक्शन की बात कर लें, प्रोडक्शन की बात कर लें, तमाम तरह के बच्चे यहाँ हैं। तो क्या महाराष्ट्र की जो जीडीपी है, वहाँ पर जो ग्रोथ है ये कर रहे हैं, उस ग्रोथ में आप स्कूलों में सारा सिलेबस मराठी में लो, आप स्कूलों में सारा सिलेबस मराठी में लो, ए से लेकर और जेड तक, कोई समस्या नहीं किसी को। आप पढ़ाइए ना मराठी स्कूलों में, आप सरकारी कामकाज और बाकी चीज़ें आप उसमें लागू कर दीजिए, बोले सब मराठी में रहेगा, कोई अंग्रेजी में भी इस्तेमाल नहीं करेगा, अच्छी बात है, बढ़ाइए अपनी भाषा, और ये तमाम सारी बातें जो मराठी की बात हो रही है बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप गरीब के पेट पर इस तरह से लात मार रहे हो और उन्हें कह रहे हो टैक्सी वाले, ऑटो वाले, ये जो लोग हैं जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कैसे कैसे हालात में महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हैं, चौल और न जाने क्या क्या वो झोंपड़पट्टी में फुटपाथ पर रातें बिताते हैं, ये क्या मतलब करना क्या चाहते हो भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कृष्णकांत जी, बिल्कुल बिल्कुल, और अगर यही काम कांग्रेस सरकार या गैर भाजपा कोई और दल होता, उसकी सरकार होती, क्या होता? अब तक तो चूल्हे हिल गई होती, संघ की ओर से भी बयान आ गए होते। संघ का तो मुख्यालय ही नागपुर में है, देश भर में संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, सरसंघ चालक हमेशा स्पीच देते हैं, वो मराठी में भी देते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा? और नियम और बना रहे हैं, कड़े नियम बना दिए, बोले लागू हो गया भाई साहब आज से। इतनी नफरत क्यों है हिंदी बोलने वालों से कृष्णकांत जी? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इसी मंच से आग्रह करेंगे, TV7 भारतवर्ष से, कि ऐसे मामले में आपकी सरकार, आप केंद्र में हैं, वहाँ पर आपकी सरकार है, तो जरूर इस बात को देखना चाहिए कि एक भारतीय के साथ अपने ही राष्ट्र में, अपने ही देश में इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। उनके जो एक मौलिक अधिकार हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी जो एक जीवन शैली है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत एक तरह से एक कदम माना जाएगा महाराष्ट्र सरकार का, कि उनको इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए कि एक भाषा, यही स्थिति अगर बनेगी ना तो आने वाले समय में तो बहुत टकराव की स्थिति हो जाएगी। कल को गुजरात में भी यही नियम लागू हो जाएगा, फिर
महाराष्ट्र वालों, वो भी कहते हैं गुजराती नहीं आएगी तो यहाँ रहना मुश्किल है। गुजरात जितना विकसित हुआ उसके विकास में उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी पट्टी जैसे तमाम राज्यों, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यहाँ के युवाओं, नौजवानों ने खून पसीना बहाया है वहाँ, वो दिन रात मेहनत करते हैं वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों में सब भैया हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के सब भैया जी हैं भाई साहब। उनको भी कह दिया जाएगा कि कोई काम नहीं करेगा यहाँ। फिर अकेले महाराष्ट्र वाले और ये गुजरात वाले अपने राज्य में सारी व्यवस्थाओं को चकाचक कर लेंगे। अगर ऐसा है तो यही हो जाए। फिर पंजाब में भी यही होना चाहिए, सिर्फ पंजाबी रहेंगे वहाँ कोई हिंदी बोलने वाला काम नहीं कर सकता। उधर उड़ीसा में भी यही स्थिति होगी, दक्षिण वाले भी यही कह देंगे, साउथ वाले, असम वाले भी यही कह देंगे। यही सारी चीज़ें रहेंगी तो फिर भारत बचा कहाँ भाई साहब? कहाँ भारत बचा? आपने ऐसा फैसला ले लिया है, आपने ऐसा ये सब चीज़ें कर ली हैं जो बाला साहब ठाकरे के बाद कभी थोड़ी बहुत कोशिश हुई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ओर से, उनकी राजनीति का मटिया मैट हो गया। लोगों ने उनको चाहना बंद कर दिया, वो लोगों की नब्ज से दूर होते चले गए और आज विपक्ष में बैठे हैं। हालांकि शांत वो भी हैं इस विषय पर, वो चूंकि वो ये सब चीज़ें करते चले आए हैं तो उनके मन की मर्जी हो रही है, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है ये तो होना चाहिए, वो उसके लिए रजामंद हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इस तरह के फैसले शायद दुखदाई हो सकते हैं, नुकसानजनक हो सकते हैं। आप इस तरह का विभाजन मत करिए। उम्मीद है कि सरकार इस मामले पर कुछ और संज्ञान लेगी। केंद्र सरकार भी शायद इस पर चेते, सोचे, विचार करे, क्योंकि अधिकतर हिंदी पट्टी में तो भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है और महाराष्ट्र में भी भाजपा का ही शासन है। गुजरात में लंबे समय से है, बाकी राज्यों में, देश के 22 राज्यों में तकरीबन भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर यही रहेगा तो हर राज्य अपना अपना समेटना शुरू कर देगा। फिर कोई किसी के यहाँ आना जाना और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। बोले ये सिर्फ हमारा है, हम ही यहाँ नौकरी करेंगे, हम ही यहाँ सारी चीज़ें होंगी, फिर बाकी तो सब दुनियादारी अलग। ऐसी स्थिति अगर हो गई तो कल्पना करिए कि क्या हो सकती है स्थिति। आप भारत के न चाह के भी ऐसे टुकड़े कर दे रहे हो, जिस पर आप आरोप भी लगाते हो ना कि भारत को धर्म के आधार पर बांटा गया। आप भाषा, आप बोली के आधार पर बांट रहे हो। उम्मीद करते हैं शायद इस पर संज्ञान लिया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।